तो हेलो स्टूडेंट, दीपजेस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल एससी पेट की बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस समय का जो क्लासेस चल रहा है वो ना सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम के लिए उपयोगी है, बल्कि आने वाली परीक्षा जैसे कि आरओ, एआरओ, वीडियो लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट की जितनी भी वैकेंसी आती है यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी के तहत, वो सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी है। तो आज का हमारा क्लास है भारत के जो है संघ है वो उसके राज्य क्षेत्र, और ये हमारे संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक का उल्लेख आज हम करेंगे। तो देखिए, भाग 1 का जो हमारा संवैधानिक प्रावधान अगर आप देखेंगे तो भाग 1 में अगर आप देखेंगे तो यह संविधान के प्रथम भाग 1 में है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अनुसूची में तो ये पहली अनुसूची में है, और साथ में इसमें संसद के पास शक्ति है संशोधन के लिए। तो आपके पास एक तो ही नजर में आ गया कि भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्रों के संबंधित अगर कोई प्रावधान है तो वो कहाँ मिलेगा? भाग 1 में मिलेगा। उसके बाद क्या है? अनुसूची की पहली अनुसूची में मिलेगा, और इसके पास राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद में संशोधन होगा। तो इतना तो आप प्रावधान जान गए। उसके बाद आगे हम चलेंगे अनुच्छेदों पे। इसमें पहला अनुच्छेद जो है राज्यों का संघ यानी कि भारत के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 1 के तहत कहा जाता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले ही जानते थे कि जब हो सके भविष्य में धर्म के नाम पे जब युद्ध हो, लड़ाइयाँ हो, गृह युद्ध जैसी समस्या बने, तो भारत को अपने अस्तित्व, अपनी पहचान के लिए हो सके तो संघर्ष करना पड़े। इसीलिए भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। इस चीज को पहले ही वो अनुच्छेद 1 में बता दिया गया है। उन्होंने बताया है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत और इंडिया दोनों एक है, इसको अलग न समझा जाए। राज्यों का संघ होगा, यानी कि कई राज्य मिलकर एक यूनिटी संघ बनाएंगे, उसी को कहते हैं भारत राज्यों का संघ होगा। उसके बाद यह जो संघ है, जो भारत राज्यों का संघ है, वो किसी समझौता के तहत नहीं हुआ है, ये पूर्ण भारत का एक स्वरूप है। जैसे कि अमेरिका में आप देखेंगे 50 राज्य है। अब उन 50 राज्यों में उनके पास एक स्वायत्त स्वतंत्रता होती है कि वह संघ से अलग हो जाए, लेकिन भारत के पास ऐसी कोई स्वायत्तता नहीं है। जैसे कि अगर कल को चाहे अरुणाचल प्रदेश कहे कि नहीं हम भारत से अलग होना चाहते हैं, या फिर जम्मू कहे हम भारत से अलग होना चाहते हैं, तो ऐसी उनके पास कोई शक्ति या प्रावधान नहीं है। तो यह जो है भारत में जो राज्यों का संघ है वो क्या है? वो कोई समझौता नहीं है। ये भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं कि यह राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। उसके बाद राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि इसमें प्रमुखता किसको दी गई है? संघ को दी गई है। यानी कि जो भी राज्य भारत में एक बार विलय कर लेता है, या जो भी भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाता है, वह भारत से उसको अलग होने की उसको स्वतंत्रता नहीं दी गई है। यानी कि वो राज्य के अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भारत के किसी भी सीमा क्षेत्र को खंडित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 2, तो अनुच्छेद 2 का मतलब क्या है कि यदि कोई भारत भूमि के अलावा कोई विदेशी कोई दूसरी भूमि भारत का हिस्सा बनना चाहे तो उसको आर्टिकल 2 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कल को हमारा युद्ध भारत पाकिस्तान से हो जाए, हम लाहौर तक चढ़ाई कर दें, मान लीजिए हम पाकिस्तान को अपने अंडर में ले लें, जीत लें, तो हमें संशोधन करके अगर उस क्षेत्र को भारत में विलय करना होगा तो हम किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? अनुच्छेद 2 के तहत। तो ध्यान दीजिए, जब भी भारत किसी विदेशी किसी बाहरी क्षेत्र को अपने अंदर समाहित करता है या अपने अंदर प्रवेश लेता है तो उसको किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 2 के तहत। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जान लीजिए, 1975 में सिक्किम का विलय हुआ था। सिक्किम को जब 1974 में 35वां संशोधन करके सह राज्य का दर्जा दिया गया, और 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, ध्यान देने वाली बात है। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाना जो है 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके किया गया था। तो ये आप जान जाइए कि जब भी किसी दूसरे क्षेत्र को भारत में समाहित करना हो या भारत में विलय करना हो तो वो आर्टिकल 2 के तहत किया जाता है। इतना तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम चलेंगे, देखेंगे आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3। अब देखिए, अनुच्छेद 2 जो है बाहरी भूमि क्षेत्रों के बारे में था, लेकिन अनुच्छेद जो 3 है वो भारत की सीमा के भीतर आंतरिक क्षेत्र के बारे में कहा गया है। जैसे कि मान लीजिए अभी वर्तमान में
भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है। अगर मान लीजिए इस क्षेत्र को बदलना हो या फिर उत्तर प्रदेश का बंटवारा करना हो, जैसे आपने कभी सुना है कि उत्तर प्रदेश 4 भाग में बटेगा, अवध में बटेगा, पूर्वांचल में बटेगा, लखनऊ में बटेगा, इस प्रकार से आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे। तो अगर उत्तर प्रदेश में कोई संशोधन करना हो, क्षेत्र में बदलाव करना हो या फिर सीमा बदलना हो, तो वह किस अनुच्छेद के तहत होगा? वो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। यानी कि भारत की भूमि के अंतर्गत किसी भी राज्य में सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो या क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, तो किस अनुच्छेद के तहत होगा? वो होगा अनुच्छेद 3 के तहत। अब देखिए, इसी अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2019 में जम्मू कश्मीर को जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। वो किस अनुच्छेद के तहत? यह अनुच्छेद 3 के तहत। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो इन अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संशोधन हो रहे हैं वो सामान्य बहुमत से होंगे। अब देखिए, सामान्य बहुमत का नियम क्या है? सामान्य बहुमत का नियम यह है कि उपस्थित जितने होंगे, उपस्थित एवं मतदान का से 2 से विभाजित करेंगे और जो संख्या आएगी उसमें 1 जोड़कर उसी से आपका सामान्य बहुमत होगा। जैसे कि मान लीजिए 10 लोग संसद में उपस्थित हुए, अब 10 का डिवाइड करेंगे आप 2 से तो 5 आएगा और 1 जोड़ देंगे 6, यानी कि 6 व्यक्ति अगर रहेंगे तो सामान्य बहुमत से संशोधन हो जाएगा। ये हम आपको एज ए उदाहरण के लिए आपको बताएंगे। उसके बाद अगर हम बताएंगे तो अनुच्छेद 4 में यह भी प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत इन सभी संशोधनों को आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा, संशोधन नहीं माना जाएगा। अब इसे ऐसा इसलिए क्यों किया गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि जब 368 के तहत संशोधन किया जाता है तो 368 के तहत संशोधन के कई प्रकार हैं। और दूसरा चीज है कि 368 किए गए संशोधन को आप जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका के माध्यम से चैलेंज करते हैं तो वो जुडिशरी रिव्यू के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अंतर्गत। तो इसीलिए इन सभी से फ्री करने के लिए, यानी कि जब भी किसी देश से हमारा कोई सीमा समझौता होगा या आंतरिक में गृह युद्ध जैसी समस्याओं को समापन करने के लिए या गृह में अपने देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जब सीमा परिवर्तन किया जाएगा तो उसको न्यायालय में चैलेंज न किया जा सके, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था किया गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इससे संबंधित जो विभिन्न जजमेंट आए हैं, जो वाद आए हैं, तो देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में आपसे पूछ लेता है। तो पहला आया था 1960 में बेरुबाड़ी संघवाद। इसमें यह कहा गया था कि भारतीय भूभाग विदेशी राज्यों को सौंपने हेतु 368 के तहत संशोधन अनिवार्य है, यानी कि इसमें 368 के तहत संशोधन कहा गया था। उसके बाद देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के जो टॉपिक है वो अगर आप देखेंगे तो जो भारत और बांग्लादेश में सीमा विवाद को समझौता के तहत कुछ भारत की भूमियों को बांग्लादेश को दिया गया था और कुछ बांग्लादेश की भूमियों को भारत में विलय किया गया था सीमा विवाद को निपटारा के लिए। तो वह किया गया था 100वां संशोधन के तहत 215 में, जिसको कहा जाता है भारत बांग्लादेश सीमा समझौता LBA, यानी कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीमा विवाद के, 1959 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारण हेतु यह भी कहा था कि अगर सीमा कोई विवाद है तो उसको सीमा विवाद के लिए जरूरी नहीं कि संविधान में संशोधन हो। वो भी यह भी कहा गया था कि कार्यपालिका अपने अनुसार परिसीमन के माध्यम से भी सीमा विवाद का समझौता कर सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि राज्यों के गठन के लिए समय समय पर समितियां बनी, जिसके आधार पर नए राज्यों का जन्म हुआ, नए राज्यों का गठन हुआ या पुराने राज्यों को नए अस्तित्व या पहचान मिला। तो हम देखते हैं, तो पहला जो समिति बना एसके घर आयोग, जून 1948 में। इसमें राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा पर हो, भाषाई आधार पर नहीं। यानी कि इन्होंने यह कहा कि जो राज्य का गठन होगा वह सरकार अपनी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन करे, ना कि उसकी आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्नाइजेशन, उसकी पहचान भाषा के आधार पर। ठीक है। तो ये आप जान रहे हैं 1948 में क्या कहा गया है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। उसके बाद JVP समिति, यानी कि नेहरू पटेल और सीतारमैया समिति इसके सदस्य थे और ये 19 दिसंबर 1948 में आया है
और इसने कहा कि भाषाई पुनर्गठन की मांग करने की पूरी तरह अस्वीकार किया गया। यानी कि जो भाषा के आधार पर पुनर्राज्य पुनर्गठन करने का मांग चल रहा था उसको स्वीकार कर दिया गया इस समिति के द्वारा। उसके बाद देखिए होता क्या है, फजल अली आयोग 1953, फजल अली आयोग 1953, भाषाई आधार को स्वीकृत किया गया लेकिन एक भाषा एक राज्य सिद्धांत को नकारा गया। यानी कि एक भाषा की पहचान, एक राज्य की भाषा एक हो, ये इस सिद्धांत को नकार दिया गया। और एक फैक्ट आप याद कर लीजिए कि इसी फजल अली आयोग के तहत पहला जो राज्य भारत का बना भाषा के आधार पर वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद 7वां संशोधन 1956 में राज्यों के पुराने वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया। उसके बाद 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए, कब? 1956 में। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि राज्यों के गठन का क्रम अगर आप देखेंगे तो 1953 में आंध्र प्रदेश बना, 1960 में गुजरात बना, 1963 में नागालैंड बना, 1966 में हरियाणा बना, 1975 में सिक्किम बना। ये वैसे बनने को तो लगभग सभी 1956 के बाद अपने अस्तित्व में आए, 1956 के बाद अपने अस्तित्व में आए, लेकिन अक्सर इन्हीं टॉपिकों से, इन्हीं राज्यों से प्रश्न ज्यादा पूछता है, इसीलिए हमने एक ग्राफ के रूप में आपको समझाने के लिए बना लिया। उसके बाद अगर हम देखेंगे अगले कड़ी में कि कुछ विशेष उपबंध, देखिए कि जैसे कि राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के हेतु और उस राज्य की पारंपरिक सांस्कृतिक सुरक्षा हेतु राज्यों के सरकार की तरफ से कुछ विशेष उपबंध किए गए थे इस राज्य के प्रोटेक्शन के लिए, उसके सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए। जैसे कि जम्मू कश्मीर में पहले कौन सा था? धारा 370। क्या था? धारा 370। अब धारा 370 के तहत वहां के प्रशासनिक स्तर पे उस राज्य को कुछ विशेष छूट मिलती थी, विशेष राज्य का दर्जा देता था। जैसे कि वहां पे कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति जमीन खरीद नहीं सकता है, कोई निवेश बिना राज्य विधानमंडल के स्वीकृति के हो नहीं सकता। तो इसी प्रकार से जैसे जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत मिला था कुछ विशेष सुविधा, विशेष राज्य का दर्जा, उसी तरह धारा 371 के तहत भारत के अन्य राज्यों में भी कुछ विशेष सुविधा उपबंध किए गए हैं जिससे वहां की सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर की सुरक्षा हो सके। जैसे कि 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात को सुरक्षित किया गया है। धारा 371A के तहत नागालैंड को किया गया है। धारा 371B के तहत असम को किया गया है। धारा 371C के तहत मणिपुर को किया गया है। धारा 371F के तहत सिक्किम को किया गया है। धारा 371G के तहत मिजोरम को किया गया है। धारा 371 के तहत अरुणाचल प्रदेश को किया गया है और धारा 371I के तहत गोवा को किया गया। और ध्यान देने वाली बात ये जो आर्टिकल 371 है और ये लगभग जो पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है, गुजरात और महाराष्ट्र में लागू है, वह इसलिए लागू नहीं है कि कोई विशेष समझौता हुआ है, वो इसलिए लागू है क्योंकि वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी अपनी विशेष संस्कृति है, विशेष परंपरा है, विशेष भाषाई पहचान है। उस भाषाई पहचान, विशेष परंपरा और आदिवासी जनजाति एवं वहां के भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष जीव जंतुओं की सुरक्षा हेतु इस प्रकार का प्रबंध किया गया था। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे हम। कुछ फैक्ट आप देख लीजिए, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आप देखेंगे 26 जनवरी 1920 को दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था जिसकी राजधानी दमन थी। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 से 2 पृथक राज्य बने। क्या? जम्मू कश्मीर व लद्दाख। यानी कि जो पहले जम्मू कश्मीर था उसको 31 अक्टूबर 2019 को विभाजित करके केंद्र शासित 2 प्रदेश बनाए गए। अब कमेंट में आप जवाब दीजिए कि ये जो जम्मू कश्मीर का जो है संशोधन करके 2 यूटी बनाए थे, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, वो किस अनुच्छेद के तहत हुआ, ये आप कमेंट में अपनी राय देंगे। उसके बाद हम चलेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जिससे आपका यह भी पता चल जाएगा कि अपने आप तक जो वीडियो देखा आपको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके क्षेत्र का उल्लेख है? तो हमने पहले ही बता दिया था कि भारतीय संविधान के भाग 1 में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 भाग 1।
उसके बाद भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो हमने पहले ही बता दिया था ये अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 1 कहाँ गया? हाँ, अनुच्छेद 1 यहाँ है, जिसका मतलब है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिलती है? तो आपको पता होगा कि हमने अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1922 में किया गया था और 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा किया था। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। तो अनुच्छेद 2। उसके बाद राज्य सीमा परिवर्तन विधेयक को संसद में पेश करने हेतु किसकी पूर्व अनुसहमति चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य सीमा परिवर्तन विधेयक को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए, ऑप्शन सी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि राज्य पुनर्गठन विधेयक पर राज्य विधानमंडल का मत संसद के लिए कैसा होता है? तो देखिए, जब किसी भी राज्य की सीमा संशोधन किया जाता है तो उस विधानमंडल से उसका मत पूछा जाता है कि आपका इसमें विचार क्या है, लेकिन उस मत को मानने के लिए संसद बाध्यकारी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन है पूर्ण बाध्यकारी, एक ऑप्शन है बाध्यकारी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। उसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से किसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है? तो हमने आपको बता दिया था कि भारत ही क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी भारत है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था? हमने आपको पहले बता दिया था कि 36वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था विलय करके। उसके बाद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 परिवर्तनों को किस अनुच्छेद के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा? तो हमने आपको पहले बता दिया था कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जो है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक। उसके बाद अगर हम बात कर देंगे किसी राज्य की सीमा का नाम बदलने के लिए संसद को किस बहुमत की आवश्यकता है? तो देखिए, किसी भी राज्य की सीमा का नाम बदलने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है, कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय क्षेत्र विदेशी राज्य को सौंपने हेतु संशोधन आवश्यक है, यह किस वाद में कहा गया है? यह कहा गया है 1960 में बेरूबाड़ी संघवाद में, ऑप्शन बी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता हेतु कौन सा संशोधन किया गया था? तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि यह 100वां संशोधन 2015 में किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना के द्वारा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जून 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग, घर आयोग किसे प्राथमिकता दिया था? तो हमने बताया था कि जून 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग प्रशासनिक सुविधा की प्राथमिकता दिया था। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुविधा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। उसके बाद 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग के अन्य 2 सदस्य कौन थे? तो ये आप कमेंट में बताएंगे, ये हम आपको नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संघ द्वारा कितने राज्यों का स्थापित किए गए हैं? तो उसके बाद देखेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए गए थे। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? स्थापना वर्ष के आधार पर राज्यों को सही क्रम में लगाएं। स्थापना वर्ष के आधार पर राज्यों को सही क्रम में लगाएं। तो आपका सबसे लास्ट में सिक्किम बना है, ये आप एक समझ लेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आप पीछे से एक वीडियो आप स्लाइड अपना देख सकते हैं आप, जिसके लिए आपको याद होगा। जैसे देखिए, पहले बना आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा और सिक्किम, यानी कि अंतिम में क्या बना है? हरियाणा बना है। तो उसके लिए आपको देखेंगे ये ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए, क्योंकि महाराष्ट्र पहले बना था, हमने आपको पहले बता दिया था। महाराष्ट्र के बाद नागालैंड, हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश।
ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। उसके बाद हम चलेंगे, वर्तमान समय में भारत में क्रमशः कितने राज्य एवं यूटी हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। दादर नागर हवेली तथा दमन दीव का विलय करके किस तिथि से प्रभावी हुआ है? तो ध्यान देने वाली बात है, यह प्रभावी हुआ था 26 जनवरी 1920 को। तो हमने यहाँ पे भाग 1 के अनुच्छेद 1 और 4 को विस्तार से पढ़ा और साथ में 20 प्रैक्टिस सेट हमने इसमें सॉल्व किया क्वेश्चन का। तो अगर आपको वीडियो में कोई पोर्शन समझ में नहीं आया हो तो उसको कमेंट में बताएं, और यदि समझ में आया है तो आप कमेंट में बताएं, अपनी राय दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे और साथ में आपकी तैयारी बढ़िया चलती रहे। तो थैंक यू।